आज के इस वीडियो में अपन कंपैरिजन देखेंगे ईएमएफ और एमएमएफ के बीच में। मैं फिर से बोल देता हूँ, अपन इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने वाले, ना कि इन दोनों में डिफरेंस निकालने वाले। देखो, मैंने ऐसे 16 पॉइंट्स बनाए इन दोनों के कंपैरिजन में। अब ये 16 पॉइंट्स मैंने कुछ भी करके नहीं बनाए। मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन पूछे गए ईएमएफ और एमएमएफ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनको उनको बेस बना के मैंने ये 16 पॉइंट्स डेवलप किए हैं या बनाए हैं। तो अपन बारी बारी करके एक एक पॉइंट को देखेंगे तो अपन को ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आप जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ईएमएफ की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और वो ई से डिनोट होती है इस तरीके से। और एमएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स और उसको ऐसे डिनोट करते हैं एफएम। तो चलो अब पहला पॉइंट देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, वो ये लिखा है कि जो ईएमएफ है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो एक ड्राइविंग फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट या इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। तो अपने पास देखो ईएमएफ की डेफिनेशन निकल के आ गई, ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और बिल्कुल यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो, ये जो करंट का डायरेक्शन है वो भी मैं आपको बता दूं कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। ये मतलब ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ मान लो, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो करके आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट किधर जाएगा, उसके अलग वाले डायरेक्शन में। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता ना, तो जो कन्वेंशनल करंट की थ्योरी है उससे समझ लो कि जो करंट हमेशा है ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और वो आप यहाँ पे देख भी रहे हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये इधर वाली बात समझ गए होंगे। तो वैसे ही जो एमएमएफ है ना, वो भी क्या है, ड्राइविंग फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। जैसे ईएमएफ इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, करंट के क्रिएशन के लिए, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ रिस्पॉन्सिबल है या ड्राइविंग फोर्स है किसके क्रिएशन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो, जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स में दिक्कत हो ना, उसको मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये जो है ना, ये अपनी कॉइल है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया जहाँ पे अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाऊंगा तो वो डिफ्लेक्शन उसमें आएगा। ठीक है ना, तो वो एरिया तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर उन मैग्नेटिक फील्ड को मुझे शो करना है तो मुझे उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एक पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलरली पास करेगी तो उसको अपन बोल देते हैं उस टाइम फ्लक्स। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि फ्लक्स किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं। दूसरी बात ये देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, तो ये डायरेक्शन होता है। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल को, अपने थंब को यहाँ पे रखो करंट की डायरेक्शन में, तो आप देखोगे कि अगर अब जो ये फिंगर्स हैं, या तो आपने अपने मुंह की तरफ इस करंट, अपनी हथेली को अपने मुंह की तरफ कर रखा है, तो आप देखोगे कि जब अपनी हथेली को तो अब अंदर अब मोड़ रहे हो अपने मुंह की तरफ, तो यहाँ से बाहर निकल रही है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर निकल रही है। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो दूसरा पोल है वो साउथ पोल कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ये तो आपने सब जगह देखा ही होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये लिखा है, ड्यू टू द ईएमएफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो, जैसे कि मैंने बताया तो इस ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। वैसे ही ईएमएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से फ्लो करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। एंड देखो आप कि ईएमएफ का एक फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। देखो, मैं ये फॉर्मूला समझाने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो बैटरी की जो ये ईएमएफ थी या फिर सेल की जो ईएमएफ थी, इसने क्या करा था अपने सर्किट में, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, चार्ज को मूव ही तो करवाया था। इस चार्ज के मूवमेंट को ही अपन ने क्या बोल दिया था, करंट का फ्लो बोला था। तो मतलब ये बैटरी या ये जो ईएमएफ है वो इस चार्ज पे क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी। तो देखो, इसी चीज को ही तो लिखा गया है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसीलिए तो बोला गया है। और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज कौन इंपार्ट कर रहा था या कौन दे रहा था, ये अपना एनर्जी सोर्स दे रहा था, जो अपना यहाँ पे क्या था, ईएमएफ। तो देखो, एक डेफिनेशन ये बनती है, वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इंपार्टेड बाय एन एनर्जी सोर्स, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही देखो, जो अपनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके लिए अगर मैं ये बोलना चाहूँ ना, तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। क्यों हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन दी गई ना, ये यूनिट पोल को लेके दी गई है। लेकिन अपन को पता है मैग्नेट में कभी भी यूनिट पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा दोनों पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रहेंगे, भले ही आप मैग्नेट को कितना भी कट कर लो या तोड़ लो। ठीक है ना, तो ये बोलता है कि
मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ की डेफिनेशन ऐसे दी गई कि एक यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक पोल को एक पूरे मैग्नेटिक सर्किट में गोल घुमाया जाए तो उसी को क्या बोला जाता है, एमएमएफ बोला जाता है। ठीक है, तो उसी चीज से देखो यहाँ डेफिनेशन बनी, वर्क डन इन मूविंग अ हाइपोथेटिकल यूनिट मैग्नेटिक पोल वंस अराउंड द मैग्नेटिक सर्किट। तो इस तरीके से ये किसकी, एमएमएफ की डेफिनेशन बनी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। देखो अब अपन यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एमएमएफ की यूनिट है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ईएमएफ की जो एसआई यूनिट है वो होती है वोल्ट, सेम एज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आप जानते होंगे वोल्ट है, वही अपनी ईएमएफ की यूनिट होती है। अब देखो अगर एसआई यूनिट की बात करें किसकी, अपनी एमएमएफ की, तो वो देखो एक तरीके से एम्पियर होती है। ठीक है, आप बहुत जगह देखोगे कि एम्पियर लिखी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट की यूनिट भी एम्पियर होती है। अब देखो अगर आपको ऐसे एमएमएफ की यूनिट एम्पियर होती है, ये बात आपको हजम करने में थोड़े मुश्किल हो रही हो, तो अब आप इसको इधर क्यों नहीं देखते, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होती है वैसे ही ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट होती है। कुछ उसी तरीके का लॉजिक है यहाँ पे भी। और इसको देखो सपोर्ट करने के लिए मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, मैंने कहा है कि एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है एन इंटू आई। आई तो अपने डायमेंशन के अंदर आता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स का अपने पास कोई भी डायमेंशन नहीं है एमकेएस सिस्टम में। और एमकेएस सिस्टम कोई ऐसा ही सिस्टम एसआई ने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन देखो यार ये बात बोली जाती है कि कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो अपनी एमएमएफ है उसकी यूनिट को अपन एम्पियर टर्न ले लेते हैं, क्योंकि एम्पियर करंट की भी यूनिट हो जाती है और इसकी भी एमएमएफ की यूनिट भी हो जाती है। तो अपन कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको क्या बोल देते हैं, एम्पियर टर्न बोल देते हैं। इसलिए एसआई यूनिट में जो अपना ऑप्शन आता है वो एम्पियर टर्न ही करेक्ट होता है। अब देखो अपन बात कर लेते हैं एमकेएस सिस्टम की। देखो कोई बात करने की वैसे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें भी मैंने कुछ समझाने के लिए पॉइंट लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना उसने अपने एमकेएस सिस्टम को ही क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, तो देखो अगर अपन यूनिट की बात करें एमकेएस सिस्टम में तो जूल पर कुलम आपको इस फॉर्मूले से आ जाएगी, वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कुलम। तो एमकेएस सिस्टम के लिए ये बोल दिया गया कि ये जूल पर कुलम जो यूनिट है वो इक्विवेलेंट किसके है, अपने वोल्ट यूनिट के इक्विवेलेंट है। और यही देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है जूल पर कुलम इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। और देखो ये पूछा भी जाता है कि अपनी जो वोल्ट है उसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया गया। और देखो जो एमकेएस यूनिट है इसकी अपनी एमएमएफ की उसने यहाँ पे बोल दिया कि एम्पियर टर्न जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने अपना अडॉप्ट किया है। अब देखो अपन सीजीएस सिस्टम में देख लेते हैं, काफ़ी बार देखो इसमें भी क्वेश्चन आता है। सीजीएस सिस्टम में अगर मैं बात करूं किसकी, ईएमएफ की यूनिट की, तो वो होती है स्टेट वोल्ट। अब स्टेट वोल्ट की डेफिनेशन क्या दी गई, एनर्जी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसमें चार्ज ना बोल के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोला गया है। तो ये जो सीजीएस सिस्टम है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़्यादा अपने काम में आता है। तो देखो यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो, एनर्जी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है सीजीएस सिस्टम में, अर्ज होती है। तो अपन बोल सकते हैं अर्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। वैसे ही देखो यहाँ पे ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, जो सीजीएस यूनिट है किसकी, अपनी एमएमएफ की, वो होती है गिलबर्ट। ये हमेशा काफ़ी बार बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। अब देखो सीजीएस यूनिट होती है एमएमएफ की गिलबर्ट, और ये बात भी याद रखना ये स्लाइटली स्मॉलर यूनिट होती है किससे, एम्पियर टर्न से। मतलब एम्पियर टर्न से ये यूनिट जो होती है गिलबर्ट ये थोड़ी सी स्मॉलर होती है। और कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखो, 1 गिलबर्ट इक्वल्स टू होता है 10/4 पाई एम्पियर टर्न। तो अपन अलग अलग फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं कि ईएमएफ के कौन कौन से होते हैं और एमएमएफ के कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला जो आपने एग्जाम्स जो कंपटीशन एग्जाम में देखा होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ईएमएफ इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये कैपिटल आर है, प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे आई जो है वो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है, ये स्मॉल ई अपना ईएमएफ है, और जो ये आर है कैपिटल आर ये अपना लोड रेजिस्टेंस है, और ये जो स्मॉल आर है ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। देखो यहाँ से अगर आई कॉमन लोगे ना तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी बन जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और आई आर की जगह आप वी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप इन आवर सर्किट। तो आप कैसे भी इस फॉर्मूले को और तरीके से फॉर्म कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला जो वो है वो यही है, ठीक है, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो एक और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जैसे कि अपन ने वर्क की डेफिनेशन से आपको बताया था। एक ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता ही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी होता है माइनस d∅/dt। और एक ओम्स लॉ जो होता है ये फैराडे लॉ से आ गया, और ये ओम्स लॉ से क्या होता है, E इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ से आता ही है अपने पास। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, अपने ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो वैसे ही एमएमएफ के फॉर्मूले में फॉर्मूलाज जो हैं वो क्या है, N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट फ्लोइंग इन द टर्न्स, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होगा जो आप सभी जानते होंगे, और एक है
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको अपन पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी किसके इक्वल होता है अपने एमएमएफ के। देखो जो एच है उसके लिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है इसलिए मैंने ये सारे नाम यहाँ पे लिख दिए। देखो जो एमएमएफ है उसका इसका एक और फॉर्मूला होता है एच इंटू एल। एच के बारे में मैंने बताई दिया क्या बोलते हैं, और एल होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलिनॉइड या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ टोरॉइड। ठीक है, देखो अगर आप इन फॉर्मूले के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो ना तो मैंने एक वीडियो बनाया है एमएमएफ के ऊपर, मैंने इनको सबको बता रखा है कि ये फॉर्मूले आए कैसे। अब देखो जो अगला फॉर्मूला है एमएमएफ का वो होता है रिलक्टेंस इंटू फाई। देखो ये बिल्कुल ओम्स लॉ है किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में। तो देखो यहाँ पे जो रिलक्टेंस है वो मतलब जैसे अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे अपने मैग्नेटिक सर्किट में होता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को या फ्लक्स को जो मैग्नेटिक सर्किट है वो कितना ओपोज करता है, तो उसको अपन बोलते हैं रिलक्टेंस। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है ना, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में अपना फ्लक्स फ्लो करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो फॉर्मूला ये इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ कि ये क्या है, ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है। तो अपन डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईएमएफ की डायमेंशन काफ़ी बार पूछ ली जाती है, क्या होती है, mL2t की पावर -3 और I की पावर -1। अगर ये डायमेंशन आपको याद रखनी है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट ही करनी है तो आप वापस से आओ कि ईएमएफ का फॉर्मूला अपना क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या बनेगी, -1। अब वर्क डन की जो डायमेंशन है वो तो आपको रट ही गई होगी, अपन बचपन से ही मतलब 11th क्लास से ही देखते आ रहे हैं। mL2t-2 बहुत ही आसान है, नहीं याद है अभी तक तो अब याद कर लो कि वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, mL2t-2। और Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT। 10th क्लास से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो IT है वो उसकी पावर क्या है, -1 है। तो ये जब पावर खुलेगी और अपन हम सबको ऐड करेंगे पावर्स को तो अपने पास फाइनल फार्मूला निकल के आ जाएगा mL2t-3 I-1, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वैसे ही देखो जैसे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्न्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर मैं एमएमएफ की डायमेंशन की बात करूँ तो वो सिर्फ आई है, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। और ये डायमेंशन आई कहाँ से, इस फॉर्मूले से n इंटू आई। यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन है आई की, नंबर ऑफ टर्न्स की अपने एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। दूसरा आप ये देख लो कि जो ईएमएफ है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब इसका जो इसकी स्पेलिंग है या इसका जो नाम है उसमें फोर्स जरूर आता है, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर ये स्केलर क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती है, ठीक है। और यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स बट रेदर अ पोटेंशियल टू प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करने की पोटेंशियल रखती है, इसलिए अपन इसका नाम दिया गया ईएमएफ, ठीक है। इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो एमएमएफ है वो भी अपनी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी ये क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉइल की एबिलिटी को बताती है कि ये कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ लिख रखी है, ये उस कॉइल का एक मेजर है कि उसकी एबिलिटी को बताती है कि वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए एमएमएफ भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, आपने देखा भी होगा, सर्च करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये पूछा जाता है कि जो ईएमएफ और सेल है वो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या। तो देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो इंटेंसिव तो यहाँ से याद रखना, इंडिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंडिपेंडेंट होती है किसके, साइज के, मास के और अदर वेरिएबल के। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी मटेरियल की वो वाली प्रॉपर्टी है जो साइज, मास या अदर वेरिएबल के साथ चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आप इस बात को समझना चाहो तो देखो आप ऐसे समझो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहना है, चाहे वो मैं एक गिलास का ले लूँ या एक बाल्टी का ले लूँ या पूरे टैंक का ले लूँ, ठीक है। एक शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखना जो ईएमएफ और सेल है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने ये आपको बता भी दिया है। देखो ईएमएफ को क्यों बोला गया, ईएमएफ और सेल को, क्योंकि आप इलेक्ट्रोड का साइज क्या ले रहे हो या सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन होता है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी वॉल्यूम कितनी ले रहे हो, इस पे ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड नहीं करता है। हाँ इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस लिया है अपने इलेक्ट्रोड का वो कौन सा है, इलेक्ट्रोड का सब्सटेंस कौन सा है, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका सब्सटेंस कौन सा है, उस चीज़ पे जरूर डिपेंड करता है। लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने उस सब्सटेंस या उस सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम ली है या फिर साइज, इलेक्ट्रोड जो लिए उसका साइज कितना है, ठीक है। मेरे आपसे समझ गए होंगे। तो जो ईएमएफ है वो क्या है, अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे ही एमएमएफ क्या है, अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव, जो डिपेंड करती है साइज पे, मास पे या अदर वेरिएबल पे। तो आप देखो यार मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूँ। एक तो आप जैसे कॉइल की लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। एक तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे मान लो, है ना, लेंथ नहीं नंबर ऑफ टर्न्स बोले तो देखो
एमएमएफ अपनी इंक्रीज करेगी तो ये वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। और दूसरा जो इसके फॉर्मूले में करंट आ रहा है वो तो खुद ही एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और चार्ज भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो इसलिए एमएमएफ क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। अगला डिफरेंस देखते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो ये लिखा गया कि ईएमएफ जो है ना वो नेगेटिव हो सकती है। अब देखो नेगेटिव साइन कैसे हो सकती है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो क्या कर रही है, अपने जो कॉज है उसको ओपोज कर रही है, तो इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो नेगेटिव हो सकती है, और ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और वैसे ही अपनी एमएमएफ भी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि करंट जो है एमएमएफ नेगेटिव का वो जो करंट की जो पोलरिटी है वो नेगेटिव हो, क्योंकि अपन को होता है फॉर्मूला N/I होता है। तो 12th पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको यहाँ से, ठीक है। देखो अपन अगर सेल की बात करें तो सेल अपन को ईएमएफ प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर होता क्या है, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है अपनी पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं अल्टरनेटर की बात करूँ ना तो ये भी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही मैं ट्रांसड्यूसर की बात करूँ जो अलग अलग फेनोमिना पे वर्क करते हैं, वो भी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैं देखो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ का प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कन्वर्जन ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अपन किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। और कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है वो एनर्जी की, उसको अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। वैसे ही अगर मैं एमएमएफ की बात करूँ तो एमएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है, जब एक करंट को अपन किसी वाइंडिंग या कॉइल के थ्रू या फिर इंडक्टर के थ्रू फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हो रहा था नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक एक्शन प्रोड्यूस हो रहा था किससे, इलेक्ट्रिकल सोर्स से। तो आप मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे। वैसे ही देख लो इससे मिलता जुलता एक पॉइंट है कि जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ऊपर जो मैंने देखा कि सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या है, सेल है, बैटरी है और अपना जनरेटर है। वैसे सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या, एमएमएफ क्या हो जाएंगे, अपने करंट कैरिंग वाइंडिंग कॉइल या फिर इंडक्टर अपने हो जाएंगे सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। या फिर अपना पॉइंट मैंने लिख रखा है ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लो। देखो इसको मैं समझा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको फॉर्मूले से भी बता दूंगा। ईएमएफ किसके इक्वल हो जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, कब, जब कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रखा है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अपने E इक्वल्स टू कितना था, V+IR। तो अपने पास कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। आप ऐसे देख सकते हो। दूसरा देखो एमएमएफ के बारे में लिखा है, एमएमएफ इज डेवलप बाय 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू 1 टन ऑफ कॉइल। तो आप इसको भी समझ सकते हो कि 1 एमएमएफ कब बनेगी, मतलब एमएमएफ की वैल्यू 1 कब होगी, जब Ni तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कितने हो, 1 टन हो, और करंट भी कितना हो, 1 एम्पियर है। तो आपको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो कि एमएमएफ इज डेवलप बाय 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू 1 टन ऑफ कॉइल। और मैंने आपको ईएमएफ के बारे में बता ही दिया। दूसरा आप छोटे छोटे पॉइंट ये देख लो, दो और हैं कि ईएमएफ को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं कभी कभार, और एमएमएफ को अपन मैग्नेटिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं। अब देखो अगला जो 16th और लास्ट पॉइंट है ना, तो ईएमएफ को मेजर करने के काम आता है अपना पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर काम आता है, वोल्टमीटर मत करके आ जाना, क्योंकि वोल्टमीटर जो होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। हालांकि अपन कभी कभी इस वोल्टमीटर को पोटेंशियल ईएमएफ को मेजर करने के काम में ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अपनी बैटरी और सेल की स्टेट कैसी है। तो अगर अपन से कोई जनरली पूछता है कि भाई ईएमएफ नापने के लिए या ईएमएफ को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में लेते, तो अपन को पोटेंशियोमीटर लगाना है, और वोल्टमीटर के लिए कहना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है, मेजर करने के काम आता है। देखो ये एमएमएफ की बात करें तो ऐसा कोई डिवाइस है नहीं मेरी नॉलेज में, तो ठीक है। हालांकि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको नापने के लिए या उसको मेजर करने के लिए फ्लक्स मीटर काम में लेते हैं, और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। थैंक यू।